जय हिंद बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अलग अलग स्थितियों में हमने वस्तु को रखा था तथा उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमें देखने को मिल रहा था अलग अलग स्थितियों में, तथा उसकी प्रकृति तथा आकार अलग अलग हमें देखने को मिली थी। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में, लेकिन अचानक जो वीडियो है वह बंद हो गया था, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। अवतल दर्पण, पहले तो हम अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। तो अवतल दर्पण के उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता होगा? तो जब हमें चाहिए होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा सीधा बने, तो ऐसी स्थिति में हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो इसका उपयोग पहला हम करते हैं दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में दंत चिकित्सा में कैसे कि दंत चिकित्सा में जब जो डेंटिस्ट होते हैं उन्हें हमारे मुख के अंदर जो दांत हैं उनको बड़ा रूप से देखना होता है, तो उस स्थिति में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग होता है दाढ़ी बनाने वाले दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में तो उसमें भी जब हम शेविंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने में एक ऐसा दर्पण चाहिए होता है जो बड़ा प्रतिबिंब बना करके दे, तो इसके लिए हम यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट या टार्च टार्च में हेडलाइट या टार्च में इसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से। हमने टार्च में देखा होगा कि यहाँ कहीं पर बल्ब होता है ऐसा, और इस प्रकार से इसके पीछे में एक दर्पण होता है और ये ठीक अवतल दर्पण की आकृति का होता है, मतलब यही एक अवतल दर्पण है। उसी प्रकार से गाड़ी की हेडलाइट में भी जो जिससे प्रकाश जो रात के समय पर हम देखते हैं ना, तो वो जो हेडलाइट का जो पीछे में ये हेडलाइट में जो बल्ब होता है उसके पीछे में एक दर्पण होता है, वो कुछ इसी प्रकार से होता है, अवतल दर्पण होता है। तो इस बल्ब को कुछ इस प्रकार से रखते हैं, टार्च हो या हेडलाइट हो, वहां पर बल्ब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट करके रखते हैं कि वो इस दर्पण के फोकस पर आ जाए, यहाँ पर कहीं पर फोकस पर हो। तो इससे जो बनने वाला जो प्रकाश है या निकलने वाला जो प्रकाश है, हमें मालूम है कि जब भी कोई वस्तु फोकस पर हो तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है, या फोकस से होकर के जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात अनंत पर चले जाएंगी, मतलब बहुत दूरी पर चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बल्ब को रखा जाता है। तो ये जब यहाँ पर बल्ब रखेंगे तो इससे होकर के प्रकाश जो होगा वो सीधा लंबी दूरी तय करेगा, और हमें यही चाहिए होता है टार्च से कि बहुत दूर तक की हम किसी वस्तु को देख सकें, तथा गाड़ी से जब हम चल रहे होते हैं तो दूर का जो रास्ता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो गाड़ी की हेडलाइट तथा जो टार्च जो होती है उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग यदि हम देखें तो ऐसे स्थान पर ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर हमें चाहिए होता है कि जो अधिक से अधिक जो एरिया है, जो विशाल एरिया है, उसे हम किसी एक स्थान या एक जगह पर केंद्रित करके देख सके, तो वहां पर हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में हमें चाहिए होता है कि जो हमारे पीछे के जो वाहन है या हमारे पीछे से जो आ रहे हैं वाहन है, तो अधिक से अधिक एरिया में जो वाहन है उन वाहनों को हम एक छोटे से भाग में देख सकें। तो इसलिए हम साइड मिरर में जो यूज करते हैं वे उस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है वहां पर। तो इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में
गाड़ी के साइड मिरर में होता है। दूसरा उपयोग होता है, आपने देखा होगा, एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक दर्पण लगा हुआ आता है, गोल गोल दर्पण दिखाई देगा, और वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि हम जब एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम हमें पिन की आवश्यकता होती है, पिन डालना होता है वहां पर। तो हम एक सुरक्षा की दृष्टि से देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पीछे में कोई व्यक्ति ना हो, जिससे कि वो पिन चोरी ना कर ले, है ना, चुरा ना ले हमारे पिन को, हमारा जो पासवर्ड है उसे चुरा ना ले। इसलिए हम सुरक्षा की दृष्टि से ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पीछे में कोई है तो नहीं, तो बार बार हम देख तो नहीं सकते पलट पलट करके। तो एक दर्पण लगा हुआ होता है, उसमें हम पीछे का जितने भी एरिया है उसे पूरा कवर करके देख लेते हैं। तो वहां पर भी आपको ये एटीएम में भी उत्तल दर्पण का उपयोग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हो गए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक। इसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक जो है वह है चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण में परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटी जो गोली दर्पण के द्वारा जो परावर्तन के लिए यूज होती है चिन्ह परिपाटी, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। तो उन नियम के अनुसार ही हम देखते हैं। पहला नियम ये है कि हमेशा बिंब जो है, बिंब या जिसे हम कहें वस्तु, बिंब जिसे हम वस्तु कहते हैं, बिंब, ये हमेशा दर्पण के सामने में होगी। दर्पण मतलब ये इस प्रकार से कोई दर्पण है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो उसके सामने में होगी हमेशा वस्तु। इस प्रकार से तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यह कहता है कि हमेशा जो दूरी है वह इस ध्रुव से ही मापी जाएगी। ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष है ये, तो हमेशा जो दूरियां होती हैं वे ध्रुव से मापी जाएगी। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरियां हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी कोई वस्तु है या प्रतिबिंब है या फोकस है या ध्रुव है, तो उन्हें हमें यदि देखेंगे तो वे हमेशा किससे मापी जाएंगी, वे हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। ठीक है ना। अ, दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक। तीसरा जो नियम है यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा जो दूरियां हैं, यदि बाईं ओर है तो वह ऋणात्मक ली जाएगी, तथा दाईं ओर है तो वह धनात्मक ली जाएगी। बाईं ओर की जो दूरी है मुख्य अक्ष के समांतर में, बाईं ओर की जो दूरी है वह ऋणात्मक ली जाएगी, तथा दाईं ओर इस ओर की धनात्मक ली जाएगी। धनात्मक ली जाएगी। चौथा नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत में जो जैसे वस्तु हुई या प्रतिबिंब हुआ, उसमें यदि हम देखें तो ऊपर की ओर हम देखेंगे धनात्मक लिया जाएगा। जैसे कि प्रतिबिंब, जैसे ये वस्तु है तो वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है, मुख्य अक्ष के ऊपर में रखी हुई है,
तो ऐसी स्थिति में इसकी जो ऊंचाई है वह धनात्मक ली जाएगी। और यदि वह नीचे है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से नीचे में है, तो यह नीचे की ओर जो है उसे ऋणात्मक लेंगे। इस प्रकार से ये चिन्ह परिपाटी की नियम है कि वस्तु या बिंब जो है वह हमेशा दर्पण के सामने में रखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि दूरियां जो हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। तीसरा है नियम कि बाईं ओर की दूरी जो होगी वह ऋणात्मक ली जाएगी और दाईं ओर की जो दूरी है वह धनात्मक ली जाएगी। ऊपर की ओर यदि है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर यदि हम देखें लंबवत में, तो ये धनात्मक लिया जाएगा और नीचे की ओर में ऋणात्मक लिया जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी के नियम है। ठीक, इसके बाद में हम अब आते हैं अगला टॉपिक जो है दर्पण सूत्र। ठीक है, इसे देख लीजिए एक बार। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। दर्पण सूत्र। चलिए देखते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो है वह फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी, इनके बीच में संबंध बताता है। तो यह संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो संबंध है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के मध्य में जो संबंध होता है उसे ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसका एक व्यंजक भी निकलित करना होता है, लेकिन जो आपकी जो 10th की जो बुक है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। वैसे इसे इस सूत्र को व्युत्पन्न करना जरूरी होता है, तो फिलहाल तो अभी अपन नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। इस प्रकार से ये दर्पण सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं अ, आवर्धन क्षमता की। दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या है? तो जब कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो उस वहां जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना आवर्धित बना है, वही है दर्पण की आवर्धन क्षमता। इसे हम प्रदर्शित करते हैं एम से। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसे रेखीय आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। आवर्धन क्षमता एम होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार कहें या प्रतिबिंब की ऊंचाई कहें, तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता यह बताती है कि उसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वह वस्तु से कितना गुना आवर्धित बना है। इस प्रकार से ये आवर्धन क्षमता हो गई। और इसे हम यदि सूत्र के रूप में लिखें तो m इज इक्वल टू होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो ये h डैश अपॉन h। और इसे हम और आगे बढ़ाएं तो माइनस v अपॉन u। ये सूत्र है आवर्धन क्षमता का। अब ये हमारे पास में एक दर्पण सूत्र आ गया और ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया। और एक जो सूत्र है जो कि एफ तथा आर के बीच में संबंध बताता है। एफ तथा आर के मध्य में संबंध बताता है। तो ये संबंध होता है एफ जो कि फोकस दूरी है और आर जो कि वक्रता त्रिज्या है। तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू।
अर्थात जो फोकस दूरी होती है वहां वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूं कहे कि जो आर है वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो ये संबंध है आर तथा एफ में। तो ये हमारे पास में 3 सूत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक दर्पण सूत्र हो गया जो कि एफ यू और वी के बीच में संबंध बताता है। उसी प्रकार से दर्पण की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो उस समय पर इस सूत्र की जरूरत होती है। ठीक है ना। उसी प्रकार से इससे संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये सूत्र लगाना पड़ता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो छोटे होते हैं, छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि एफ और आर के बीच संबंध से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इन सूत्रों के द्वारा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इन सूत्र का उपयोग करके वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद में हम जो अगली जो वीडियो होगी उसमें इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।